हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ये वीडियो होने वाली है द रूडेस्ट वीडियो एवर अबाउट सीएसआईआर नेट जेआरएफ द ब्रूटल ट्रूथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट जेआरएफ के बारे में। अगर आप मेरे से पूछें कि आप एक सीएसआईआर नेट एस्पिरेंट है, आप एमएससी फिजिक्स के बाद सीएसआईआर नेट गेट टी फॉर जस्ट इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर मान लो बीएड भी आपने किया हुआ है तो आप साथ साथ में पीजीटी फिजिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं, और आप मेरे से पूछें कि आपको इस चैनल के ऊपर सीएसआईआर नेट जेआरएफ के बारे में सिर्फ एक वीडियो देखनी है, तो मैं कहूंगा कि आपको यही वीडियो देखनी चाहिए, है ना। द बेस्ट वीडियो अबाउट सीएसआईआर नेट जेआरएफ। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो अबाउट सीएसआईआर नेट जेआरएफ ऑन दिस चैनल। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ थोड़े से अपडेट शेयर कर दूं कि लास्ट के 3 डेज के अंदर हमने सीएसआईआर नेट के बारे में 3 वीडियो डिस्कस की है, जो अपनी एक तरीके की सीरीज थी सीएसआईआर नेट के बारे में अपडेट देने की। पहली थी माय एक्सपीरियंस, दूसरा था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और तीसरी थी अपने पास द रूडेस्ट वीडियो एवर। ठीक है, तीनों वीडियो की जो सीरीज है इस वीडियो के साथ फिनिश हो जाएगी। तो इसके अलावा आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए सीएसआईआर नेट के बारे में आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। आपने लास्ट वीडियोज में बताया भी है और आप बाकी और भी बता सकते हैं। ठीक है, और जो आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स, जो एनवीएस केवीएस पीजीटी फिजिक्स ईएमआर पीजीटी फिजिक्स के अपने जो कोर्स चल रहे थे, कोर्स मतलब क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो लास्ट के 3 डेज से वीडियो नहीं आई है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है ना, ये अपनी सीएसआईआर नेट जेआरएफ के ऊपर फिलहाल के लिए मतलब डिस्कशन टाइप वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो होगी। हो सकता है अगस्त एंड के अंदर या अगस्त मिड से अपने सीएसआईआर नेट जेआरएफ के ऊपर क्रैश कोर्स भी लेके आए। तो आज से या कल से ही आपका जो पीजीटी फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो क्रैश कोर्स आज से या कल से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वीडियो आती रहेगी। मैंने काफी मोटिवेशन के साथ ये यूट्यूब चैनल और ये जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट किया था, तो मैं एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ उस क्रैश कोर्स को फिनिश भी करूंगा। ठीक है ना, अगस्त एंड तक मेरी ट्राई रहेगी कि एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस पीजीटी तक का अपना सिलेबस फिनिश हो जाए। उसके बाद अपने जो सितंबर है उससे अपने बीएससी वाला पार्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए शुरू कर देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द रूडेस्ट वीडियो अबाउट सीएसआईआर नेट जेआरएफ। मैंने थोड़ी सी स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर ली है, कुछ पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर लिख भी दिए हैं ताकि अपना कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाए, और अपने एक डिसिप्लिन वे में पॉइंट बाय पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस करते रहे। ठीक है, तो सारे अपडेट जो जितने थे मैंने आपको दे दिए, और अपने इस चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। ठीक है, लगभग 881 हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक। तो अपना सपोर्ट दिखाएं, और इस वीक के एंड तक मैं उम्मीद करता हूं कि अपने 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वर्थ ही लगता है चैनल, सही लगते हैं चीजें, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इग्नोर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आता है मेरा पीओवी। क्या जो मैं बातें इस वीडियो में बोलने वाला हूं क्या वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल नहीं। जो मैं इस वीडियो में जो भी बातें बोलने वाला हूं वो 30 ऐसे स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आज आपके सामने आरपीएससी लेक्चरर, ठीक है, केवीएस में लेक्चरर है, बीआरसी में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, आईआईसी बेंगलोर के अंदर जो पीएचडी कर रहे हैं, पीआरएल में जो पीएचडी कर रहे हैं, तुम्हारे पास वीईसीसी कोलकाता में जो पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मिले जुले स्टूडेंट का ये रिव्यू है। ठीक है ना, मेरा जो बैच था उनके ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह सेटल डाउन है। ठीक है, तो उन सबका ये मिला हुआ रिव्यू है। आपको बहुत सारे एग्जांपल भी इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे कि किसके साथ क्या हुआ, सीएसआईआर नेट का क्या रिव्यू रहा उनका। देखो, इसके बाद अपने पास आता है इज सीएसआईआर नेट वर्थी ऑफ योर 3, 4, 5 ईयर प्रिपरेशन। बच्चे क्या करते हैं कि एमएससी के बाद 3 से 4 से 5 से 6 साल तक सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो क्या ये वर्ती है? क्या आपको इसके ऊपर इतना टाइम लगाना चाहिए? तो सीधा सा इसका जवाब होगा नो, आपको इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो बात आती है कितना टाइम लगाना चाहिए या कितना टाइम इस एग्जाम के लिए देना चाहिए। तो अगर आप एमएससी प्री में हैं और उसके साथ आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो आप 2 ईयर ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए? 2 ईयर ले सकते हैं। पर आपने अगर ये कब स्टार्ट किया? एमएससी फाइनल के बाद स्टार्ट किया, तो आप इसके लिए 1 से 1.5 ईयर ले सकते हैं। यहां 1.5 ईयर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, आप इसके अंदर 1 ईयर ले सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा और एक्सटेंड करना हो तो आप 1.5 ईयर तक भी इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है, देखो आपको मैंने क्या कहा, आपको प्रिपरेशन करनी है कितने? 1 से 1.5 साल। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, आप नेट का एग्जाम दीजिए, पर आप सिर्फ नेट के एग्जाम को लेकर के मत बैठे रहिए। ठीक है ना, आपकी लाइफ का एक पार्ट सीएसआईआर नेट एग्जाम होने वाला है, ना कि सीएसआईआर नेट आपकी लाइफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है,
अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 1 से 1.5 साल में प्रिपेयर कर लिया, अब हर साल क्या होगा, जब भी एग्जाम आए और जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता और आप में गट्स है, आपके अंदर वो आग है कि हाँ मुझे एग्जाम देना है, तो आप क्या कीजिए, जब भी आपका एग्जाम आता है तो उससे आप 15 दिन पहले पढ़े, ठीक है। डेली आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहें, पर सिर्फ उस एग्जाम को लेकर के बैठे नहीं रहना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि एमएससी के बाद आप जिस एज में होते हो 24, 25, 26, जिस एज में आप होते हो उस एज के अंदर आप सिर्फ एक एग्जाम को लेकर के 5-5 साल तक 3-3 साल तक बैठे नहीं रह सकते। उसके साथ साथ आपको अपनी साइड हसल के रूप में सीएसआई नेट रखना है। बाकी जो मेन फोकस आपका वो अपने करियर पे हो जाना चाहिए। नेट के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी भी बात इस वीडियो के अंदर अपने धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है। तो जो 1 से 1.5 ईयर का जो मैंने टाइम स्पैन बताया वो किसके लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई तो वहां आपका फिजिक्स से रिलेटेड, सीएसआई नेट से रिलेटेड काम खत्म हो गया मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा वो बात की बात है, ठीक है ना। सीएसआई नेट जिसका निकल गया, मिड-एंट्री नहीं है, उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो, ठीक है, और जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है उसका सीएसआई नेट निकला हुआ होगा, कोई मिड-एंट्री नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है फिर भी उनका नेट नहीं हुआ, और बहुत सारा फ्रेंड सर्कल ऐसा भी है जिनकी फिजिक्स मेरे से बहुत पीछे रह गई, मान लो, फिर भी उनका नेट है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, सीएसआई नेट आपकी फिजिक्स को पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बहुत जस्टिफाई करता है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जस्टिफाई कर पाता है। अब बात आती है सीएसआई नेट अर्लियर कैसा था और अब कैसा हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस कहां आया, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसका आपको पता है कितने पेपर आउट हुए हैं, कितनी धांधलियां होती है, कितनी गड़बड़ी होती है, तो आपको एनटीए का ट्रस्ट अब आपको पता है, ठीक है। पहले क्या था, नेट एग्जाम बिल्कुल क्लीन होते थे, ठीक है, क्लीन होते थे। आपने 80% आपका हार्डवर्क और आपकी कह दो 10% लक प्लस 10% एटीट्यूड। अगर ये सब सही गया ना तो आप अंडर 20 रैंक तक भी जाते थे। पहले क्या था, 2018 से पहले, 2019 से पहले आपने अगर 80% आपकी जो मेहनत है, 10% आपका लक जो है, 10% आपका जो एटीट्यूड है, ये सब मिल गया तो आप अंडर 20 रैंक तक भी चले जाओगे। जो इस टाइम जो सिनेरियो था, उस टाइम जो सिनेरियो था ना, उसके अंदर आप 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ के, जो 9 सब्जेक्ट होते हैं प्लस जनरल एप्टीट्यूड होता है, तो उसके 5 सब्जेक्ट पढ़ के भी बच्चों ने अच्छी रैंक क्रैक की है, ठीक है ना, रैंक क्रैक की है। पर अब क्या है, अगर आप अब क्या है 50% हार्डवर्क लिखा है, इसको 50% है, पर इसके अंदर करना आपको कितना पड़ेगा, 100% ही पड़ेगा। सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, प्लस जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ आपको कितना चाहिए, 50% लग चाहिए, प्लस एटीट्यूड तो चाहिए चाहिए। कितना परसेंट, कम से कम 20 से 30% आपका एटीट्यूड भी मैटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपका कैलकुलेशन करेगी 50, 100, 120% हो गया, हाँ 120% लगेगा ना, तब जाके आपका सीएसआई नेट एग्जाम होता है। इतनी चीजें इस एग्जाम के अंदर अब लगती है, ठीक है। इसके बाद अपने पास बात आती है सीएसआई नेट। सीएसआई नेट क्यों चाहिए तुम्हें, सिंपल से 2 रीजन है। या तो आपको क्या करनी है, पीएचडी करनी है। सीएसआई नेट जेआरएफ क्यों चाहिए आपको, या तो आपको पीएचडी करनी है या आपको क्या करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब मान लो बीआरसी के लिए, या नेट बेसिस पे आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, नीट जेई का एरिया हो गया, आईआईटी जेम का एरिया हो गया, सीएसआई नेट वगैरह की कोचिंग हो गई, पीजीटी फिजिक्स की कोचिंग हो गई, ठीक है। जेआरएफ क्यों चाहिए आपको, 2 ही रीजन है, या तो पीएचडी के लिए चाहिए या जॉब के लिए चाहिए। तो जेआरएफ नहीं हुआ आपका तो क्या आप कोई जॉब नहीं कर सकते, जेआरएफ नहीं हुआ आपका तो क्या आप पीएचडी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको पीएचडी ही करनी है तो आपको सिर्फ सीएसआई नेट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको सारे के सारे एग्जाम, चाहे वो गैट हो, चाहे वो आपका बारक हो, चाहे वो गैट हो, चाहे वो जेस्ट हो, चाहे वो टिफर हो, ठीक है, ये सारे एग्जाम देने चाहिए। बारक का एग्जाम भी आपको देना चाहिए। और भी पीएचडी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के ऊपर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के ऊपर भी पीएचडी करवाते हैं, ठीक है। तो आपको सारे की सारी जगह पीएचडी का ट्राई करना चाहिए, चाहे आपका नेट जेआरएफ है, चाहे आपका नेट जेआरएफ नहीं है, अगर आपका अल्टीमेट टारगेट पीएचडी है तो। उसके बाद जॉब, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है फिर भी आप जॉब का ट्राई कीजिए। आपके पास अगर एमएससी के बाद टाइम है, थोड़ा टाइम है, 1 से 1.5 साल आप प्रिपरेशन में लगा रहे हो, तो साइड के अंदर आप बीएड कीजिए। बीएड जैसे ही आपका होता है, आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर पीजीटी फिजिक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि अभी हरियाणा के अंदर वैकेंसी आई हुई है एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स, तो अगर आपने बीएड किया होता
तो आप एसटेट देते। अगर आप एसटेट देते पीजीटी फिजिक्स का, आप क्वालिफाई करते तो 200% आपकी जॉब पक्की थी। ठीक है, एज ए स्कूल लेक्चरर एचपीएससी के अंदर आपकी जॉब पक्की थी। वहां सैलरी कितनी है, बहुत शानदार सैलरी है, 80,000 इनिशियल पेमेंट है। ठीक है ना, स्टार्टिंग ही आपकी 70-80 हजार से होगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां भी थी। तो क्या आपको नेट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या आपको पीएचडी करनी है तो मिडेंट्री है क्या आपका जेआरएफ होना चाहिए? मिडेंट्री नहीं है। बहुत सारी इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलती है, गेट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी सिलेक्शन होते हैं। तो आप सारी की सारी उन अपॉर्चुनिटीज पे भी ध्यान दें। गवर्नमेंट जॉब जितनी निकलती है फिजिक्स के अंदर, जितनी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उन सब पे आप ध्यान दें। अब बात आती है ये सारे के सारे अपडेट्स आपको कहां मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब के अपडेट आपको कहां मिलेंगे? तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां मैं टाइम टू टाइम जितनी गवर्नमेंट जॉब मेरे को दिखेगी, मेरी ध्यान में आएगी, मैं आपको शेयर करता रहूंगा। ठीक है, और एक थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीकली अपने एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर उस वीक की सारी जॉब का अपने डिस्कशन करेंगे कि फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ फॉर्म निकले हुए, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको जेआरएफ पे डिपेंड नहीं रहना है, न पीएचडी के लिए ना जॉब के लिए। तैयारी कर ली, जेआरएफ निकलेगा तब देखा जाएगा, बाकी आगे कंटिन्यू कीजिए। पीएचडी करें तो पीएचडी में जाइए, जॉब की तरफ जाना है तो जॉब की तरफ जाइए, क्योंकि 25 और 26 एक ऐसी एज नहीं है जहां आप किसी प्लेस पे ठहर सकें। आपको चलना ही पड़ेगा, आपको मूवमेंट करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आती है पीएचडी के सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, गेट, नेट, फिर बारक, जस्ट जहां से हो सकती है, प्रोजेक्ट से हो सकती है या फिर इंस्टीट्यूट फेलोशिप से हो सकती है, तो आप जाएं। ठीक है, उसके बाद आती है एक बात जो कोई करता ही नहीं है, स्किल ऑफ इंटरव्यू। जब तक आपका सीएसआई नेट जेआरएफ नहीं निकलता तो आप एक स्किल और डेवलप करो। ठीक है, एक से 1.5 साल आपने एग्जाम की तैयारी कर ली, प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम और प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, टू बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपने जब एग्जाम की तैयारी कर ली तो आप इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी के अंदर आप सारे इंटरव्यू दीजिए, जितने पीएचडी के इंटरव्यू होते हैं आप सारे दीजिए। अब आप कहेंगे हमें तो पीएचडी करनी नहीं, तो हम पीएचडी के इंटरव्यू क्यों दें? आप पीएचडी के इंटरव्यू इसलिए दो ताकि आप इंटरव्यू क्रैक करना सीखो। ठीक है, ताकि आगे जब भी आप एग्जाम निकालो तो वहां आपका सिलेक्शन कभी भी इंटरव्यू के बेस पे ना रुके। ठीक है, इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे तो कम से 5 से 7 से 10 इंटरव्यू तो फेल भी करोगे, वहां से आपको आएगा इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू का माहौल कैसा आता है, इंटरव्यू को अपने फेवर में कैसे ले जाया जाता है, इंटरव्यू की जो घबराहट है, उस नर्वसनेस जो है उससे बाहर कैसे जाया जाता है, इंटरव्यू अगर स्टार्ट ही खराब हो जाए तो उसे बेस्ट कैसे बनाते हैं, अगर इंटरव्यू बेस्ट ही स्टार्ट हो जाए तो उसे बेस्ट कैसे कंटिन्यू रखते हैं। ये सारी चीज आपको कहां से आएगी? इंटरव्यू से आएगी। तो इंटरव्यू की स्किल पे काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआई नेट जेआरएफ सिर्फ एक ऐसा एक्सपेक्ट नहीं है लाइफ का, आपके फिजिक्स का, कि आप सिर्फ उसके पीछे भागते रहोगे। ठीक है, बहुत सारे और एग्जाम है, बहुत सारे और इंटरव्यूज है, आपको उनके ऊपर फोकस करना ही करना चाहिए। पीएचडी में सिलेक्ट होने के बाद, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ये सोचिए आपको पीएचडी करनी है या नहीं करनी। जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, आपको दिख गया मुझे पीएचडी नहीं करनी, आप सीट छोड़ दो। अब जो वेटिंग वाले होंगे वो वहां जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक स्किल तो मिल गई अपने इंटरव्यू की। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो कभी कोई डिस्कस नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 से 6 से 10-10 बार जेआरएफ निकालते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका 10-10 बार जेआरएफ है। ऐसा मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? आप जेआरएफ निकाल करके एक ऐसे स्टूडेंट की सीट खा रहे हैं शायद जिसको जेआरएफ की बहुत ज्यादा जरूरत हो। ठीक है, तो जेआरएफ का एग्जाम एक बार निकालिए, 2 बार एग्जाम निकालिए, ज्यादा गट्स है आप में तो आप टिफर का एग्जाम दीजिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, बहुत सारे और भी फील्ड है, उनमें अपनी स्किल ट्राई कीजिए। ठीक है, मानते हैं आप बहुत बड़े योद्धा होंगे फिजिक्स में, पर आप हर बार जेआरएफ की सीट इस तरीके से वेस्ट मत कीजिए। वो किसी बच्चे का सपना है। ठीक है ना, किसी घर की रोजी रोटी भी हो सकती है वो। ठीक है, तो आप जेआरएफ का एग्जाम एक बार निकालिए, ज्यादा ही आत्मा सेटिस्फाई नहीं हो रही तो 2 बार निकाल लीजिए। इससे ज्यादा आप सीट को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ज्यादा आप अपना हुनर टेस्ट में दिखा लीजिए, टिफर के एग्जाम में दिखा लीजिए, पर इतनी ज्यादा सीटें वेस्ट करना मुझे वर्थ इट नहीं लगता, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी हमेशा आपके एग्जाम से पहले आती है। उसके बाद आती है अल्टरनेटिव ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जाम। अल्टरनेटिव क्या रहेंगे इसके? पहला आपका अल्टरनेटिव है गेट, दूसरा क्या है? बारक एग्जाम। ये किसके लिए है? जॉब के लिए। नेट करके भी बहुत सारे लोग जॉब में ही जाते हैं। सीएसआईआर नेट निकाल के, जेआरएफ निकाल के भी मैं जॉब में ही आया, तो अल्टरनेटिव क्या है इसके? बारक है। गेट से भी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा पीएचडी करनी है तो जेस्ट है, और इसके अलावा टीआईएफआर है, इसके अलावा पीएचडी प्रोजेक्ट्स हैं।
जिसको पीएचडी में जाना है उसके लिए पीएचडी प्रोजेक्ट भी एक बहुत अच्छी चीज है। जब आप प्रोजेक्ट ज्वाइन करोगे तो आपके जो गाइड है आपको बता देंगे कि वो इन्हें पीएचडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अगर करवा सकते हैं तो ठीक है, नेट की जरूरत क्या है आपको, आप पीएचडी में जाइए, साइड हसल के रूप में आप अपनी नेट की तैयारी करते रहिए। जब नेट निकल जाएगा तो उसको कन्वर्ट करवा लेना आप जेआरएफ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको पीएचडी के इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी मिलती है, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप की तरफ भी जाइए, सिर्फ जेआरएफ पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। तो ये आपकी अल्टरनेटिव है। ये तो बात होगी पीएचडी के लिए। अब बात आती है जॉब के लिए। तो जॉब के लिए आपको मान लो जॉब भी आपको करनी है तो आईआईटी जेईई की फील्ड में जाइए आप, वहां आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेंगे, बहुत सारी, एलन हो गया, आकाश हो गया, फिटजी हो गया, इन कोचिंग होंगे, वो ज्वाइन कीजिए। वहां आप एक अच्छी फिजिक्स फैकल्टी निकल के आ सकते हैं। इसके अलावा और कोचिंग लाइन में आपको जाना है, जॉब लाइन में जाना है तो बीएड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप इसको भी थोड़ा देखिए। बीएड इतना देखो, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है ना तो बीएड आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब्स क्रिएट कर सकता है। अगर आपने बीएड की है तो आप पीजीटी फिजिक्स कहीं भी एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आपने सीएसआर नेट की प्रिपरेशन की है और पूरी मेहनत से की है, पूरी शिद्दत से की है, तो बीएड करने के बाद पीजीटी फिजिक्स के 2 या 3 से ज्यादा आपको एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, उनसे पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो। इसके अलावा बात की जाए जॉब की, भारत आपको बहुत सारी जॉब करता है और फिजिक्स के अंदर बहुत तरीके की जॉब निकलती है। जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पीएचडी के इंटरव्यू है, फिजिक्स से कहीं भी वो इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है तो वहां फिजिक्स के बंदों की जरूरत है ही है, तो वहां वैकेंसी निकलती है। चाहे वो 1 पोस्ट पर निकले, चाहे वो 2 पोस्ट पर निकले, चाहे वो 50 पोस्ट पर निकले, कभी भी पोस्ट देखे अप्लाई मत करो। हमेशा एक सीट होगी ना तो जो एक सीट पे सिलेक्शन जो लेने वाला है वो भी आप में से और मेरे से ही कोई होगा, ठीक है ना। तो आप एक सीट को देख के कभी भी जॉब अप्लाई ना करें, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखें, हमेशा जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने आपको अपने एरिया में दिखे, जितने आपको अपने रडार में दिखे कि हाँ मैं ये करेक्ट कर सकता हूँ या इसकी फॉर्म फीस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उन जॉब का भी अप्लाई करें। इन जॉब के अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड करते रहेंगे, आप भी मेरे को शेयर कीजिए, मैं भी आपको शेयर करूंगा। तो इस तरीके से अपना जो ग्रुप है उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। और सारा एक ही जगह आपको सारा का सारा जॉब अपडेट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। आप प्राइवेट सेक्टर में खुद की कोचिंग क्लासेस चला सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल खोल के भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले आप थोड़े क्या बोलते हैं टीचिंग कीजिए, फ्री में टीचिंग कीजिए, आपकी स्किल अपग्रेड होगी। उसके बाद हो सकता है आपको अच्छी कोचिंग भी अप्रोच कर ले पढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। हर ट्राई आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ ना कुछ आपके हाथ में आएगा, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना है, आप एक चीज को लेकर के नहीं बैठे रह सकते, ठीक है। फिलहाल मैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हूं राजस्थान के अंदर, तो मैं इस चीज को लेकर बैठा नहीं रह सकता, ठीक है। नहीं ये सोच सकता कि हाँ भाई मैंने तो इतने एग्जाम क्रैक किए, नेट जेआरएफ किया, गेट किया, बारक किया, जस्ट किया, तो मैं स्कूल लेक्चरर क्यों बनूं, मैं 12th के बच्चों को क्यों पढ़ाऊं। आप नहीं सोच सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ और रियलिटी ऑफ लाइफ दोनों डिफरेंट होती है। इफ यू नीड मोर, आपको ज्यादा चाहिए, यू हैव टू डू मोर, आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा चाहिए मुझे तो मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे यूट्यूब भी करना पड़ेगा, मुझे हायर कोचिंग पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। सुबह 5 बजे भी उठना पड़ेगा, रात को 12 बजे तक काम भी करना पड़ेगा। जितना आपको चाहिए, जिस लेवल का आपको चाहिए, आपको उस लेवल का काम करना पड़ेगा। जो आपकी अचीवमेंट थी उसको आप कचरे के डब्बे में डाल के बंद कर दीजिए, जो वो गया वो आपका जीरो है। अब आपको फिर से स्टार्ट करना है, वो आपको फिर से इन्फिनिटी की तरफ जाना है। इसके बाद अपने पास पॉइंट निकल के आता है व्हाट आफ्टर 24-25 एज, ठीक है। देखो 24-25 एज के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं ऑलमोस्ट उनकी इस एज में शादी कर दी जाती है। इंडिया के अंदर ये फैक्टर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि जो लड़कियों की जो एज थी, पहले क्या थी 18 थी, अब लगभग 24 मान लो, 25 मान लो, 26 मान लो, इस एज में शादी कर देती है। तो लगभग 28-29 के अप्रोक्स बहुत सारी ऐसी मदर भी होती है जो साथ में अपना बच्चा संभाल रही होती है और साथ में सीएसआई नेट या जो आपके फिजिक्स के एग्जाम है तो वो एग्जाम दे रही होती है। तो वो भी वहां पे 2 ड्यूटी कर रही है, एक मदर की ड्यूटी कर रही है और एक सीएसआई नेट एग्जाम मान लो या गेट मान लो, बार्क मान लो, इनकी तैयारी कर रही है। तो इसी तरीके से हर जो पर्सन है उसके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आ जाती है इस एज के बाद। पहला, आपको करियर भी सेटल डाउन करना है, आपको कुछ ना कुछ अर्निंग्स भी करनी है और आपको साथ में खुद को लेवल अप भी करना है, ठीक है ना। तो चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं या मान लो आप पीएचडी कर रहे हैं तो साथ में आप अपनी पीएचडी चलने दीजिए। उसके साइड के अंदर आप जो एग्जाम आपको देना है, नेट देना है, चाहे गेट देना है, चाहे बारक देना है, चाहे जेस्ट देना है, ठीक है। उसकी साइड
साइड के अंदर प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, आप एक एग्जाम के ऊपर या सिर्फ एक चीज को पकड़ करके यहां नहीं चल सकते। इसका मतलब ये नहीं है, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप दो काम एक साथ कैसे करोगे, भाई साहब करने ही पड़ेंगे। कंपटीशन इतना है, लाइफ की हसल इतनी है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी तो करती हैं, लेडी जो होती है वो क्या करती है, दो काम करती है, साथ में अपना बच्चा भी संभालती है, साथ में एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो सेम का सेम ही आपके साथ है, आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी, आपको साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखनी पड़ेगी, आपको जॉब भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी, उसके साइड के अंदर आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। 1 से 1.5 साल जब आपने एमएससी के बाद नेट की तैयारी कर ली तो उसको छोड़ दो, उस तैयारी को अब छोड़ दो, डेली 2-3 घंटे दो और उससे आगे बढ़ो। जब एग्जाम आए तो एग्जाम दे देना, बाकी उससे अब आगे बढ़ो। इसके बाद आता है सम एग्जाम्पल ऑफ माई क्लास, माई क्लोज वंस। ठीक है, देखो कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आपको सीएसआई नेट की स्टोरी बताएंगे। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी जेस्ट के अंदर एयर थी 15, एयर 15 थी। वो आईआईसी बेंगलोर में थे, आईआईसी बेंगलोर में थे। उन्होंने इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू क्रैक किए थे, जस्ट ऑल इंडिया रैंक 15 थी। इंडिया के सब टॉप इंस्टीट्यूट के उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किए थे, पर उनका जेआरएफ नहीं था। है ना एक हार्श रियलिटी, उनका नेट भी नहीं था। ऑल इंडिया रैंक 15 लेके बैठे हैं जेस्ट में, तो इतनी कैपेबिलिटीज तो है कि जेआरएफ हो जाए, पर उनका जेआरएफ उस टाइम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पीएचडी ज्वाइन की। विद इन पीएचडी उन्होंने एग्जाम दिया थोड़ा बहुत पढ़ करके और उन्होंने जेआरएफ निकाला। ठीक है ना, उन्होंने जेआरएफ निकाला। इसका सेकंड एग्जांपल एक बताता हूं। एक मेरा फ्रेंड था जो आईआईसी बेंगलोर में जिसका पीएचडी के लिए हो गया था। ठीक है, आईआईसी बेंगलोर के अंदर जिसका पीएचडी के लिए हो गया था, लेकिन उसका न तो गेट में अच्छी रैंक थी, ना जेआरएफ था, ना जेस्ट था, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं था। पर जैसे ही उन्होंने पीएचडी ज्वाइन की, थोड़ा टाइम लिया, साथ साथ में साइड में प्रिपरेशन करते रहे होंगे, सारे एग्जाम निकले, जेआरएफ भी निकला, गेट भी निकला, जेस्ट भी निकला। तो ऐसा भी होता है। इसके अलावा बताता हूं, पीआरएल में एक फ्रेंड है जिसका कोई एग्जाम क्रैक नहीं है, कोई एग्जाम क्रैक है ही नहीं, पीआरएल से पीएचडी कर रहे हैं। अब वो कहते हैं मुझे एग्जाम की जरूरत भी नहीं है, मैं पीएचडी करूंगा, उसके बाद मैं पोस्ट डॉक के लिए जाऊंगा, उसके बाद मैं आगे देखूंगा। तो ऐसा भी बहुत सारी जगह होता है। भारत के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक ऑफिसर ऐसे हैं जिनके नेट है ही नहीं, जिनके जेआरएफ है नहीं। कुछ दोस्तों मेरे खुद के हैं जिनके जेआरएफ नहीं है, जिनका नेट भी नहीं है, आज वो साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट पे हैं, वो कहते हैं हमें जेआरएफ चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, तो अगर वो आगे प्रोसीड नहीं करते, वो सीएसआई नेट को लेकर ही बैठे रहते, तो कैसे काम चलता, कैसे उनकी चीजें सही होती। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि आज स्कूल लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर हैं। स्कूल लेक्चरर की पोस्ट भी एक ठीक पोस्ट होती है, ठीक है ना, नॉट सो हाइप्ड, उतनी ऊंची नहीं है तो उतनी छोटी पोस्ट भी नहीं है। तो इस पोस्ट पे भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका नेट नहीं है, फिर भी वो अच्छा खासा इस चीज में कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोचिंगों में बहुत सारे ऐसे टीचर में आपको मिलेंगे जिनका नेट नहीं है, पर उनको उस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो आपको सिर्फ नेट के पीछे नहीं भागना है। और अभी स्ट्राइपेडरी ट्रेनी के रिजल्ट आए थे। ठीक है, तो स्ट्राइपेडरी ट्रेनी के अंदर भी मेरी एक फ्रेंड है जो सिलेक्ट हुए हैं, पर उनका नेट नहीं है। तो नहीं नेट जस्टिफाई करता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड और भी ऐसे हैं जो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आरपीसी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी फिजिक्स मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है, फिर भी उनका नेट नहीं है। तो नेट कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा आपको कि वही आपका करियर है। आपकी लाइफ का एक पार्ट सीएसआई नेट है, ना कि सीएसआई नेट ही आपकी लाइफ है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल देते रहेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाह रहा। इसके बाद आता है गुड फिजिक्स इज ए श्योरिटी ऑफ जेआरएफ। नहीं, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है जरूरी नहीं आपको जेआरएफ होगा। उसके लिए आपको 100% मेहनत चाहिए और क्या चाहिए, 100% लक भी चाहिए और एटीट्यूड भी पूरा चाहिए। उस दिन आपका दिन कैसा था वो भी चाहिए। जेआरएफ का एग्जाम कितनी बार होता है, साल में 2 बार। उसके अंदर पता नहीं कितनी गड़बड़ी होती है, कितनी धांधली होती है, कितने पेपर लीक होते हैं, फिर आप कैसे निकालोगे जेआरएफ। निकल जाए दैट्स गुड, दैट्स बेस्ट, पर सिर्फ वही एग्जाम श्योरिटी नहीं है आपकी फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो उस जेआरएफ से थोड़ा सा बाहर आइए, सिर्फ उसको पकड़ के मत बैठे रहिए। योर लाइफ एंड जेआरएफ, सिंपल सा इतना कहना है, जेआरएफ वर्थ इट नहीं है तुम्हारी 3 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यू जारी का। एक बार कोचिंग लगाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, फिजिक्स अच्छी होगी, दैट दिस इज इट। जेआरएफ का जब एग्जाम आए दे देना, बाकी आगे बढ़ो, बाकी एग्जाम दो, पीएचडी करनी है तो पीएचडी में जाओ। और पीएचडी में अगर आपको जाना हो, पीएचडी की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर आपको पीएचडी में जाना भी हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आप एनालाइज करिए पीएचडी के बाद की लाइफ को। आपको चीजों से, आपको पीएचडी से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पीएचडी के बाद क्या लाइफ सिनेरियो होगा, वो सारा आप एनालाइज करें। हाँ, आप एग्जैक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत देख के ही फ्यूचर में स्टेप लेने पड़ते हैं। और वही बात है, स्टेप लेने के बाद आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो स्टेप सही था। कोई भी स्टेप
जब आप लेते हो वो सही या गलत नहीं होता, ठीक है। जो आप स्टेप लेते हो उसी को आपको सही प्रूव करना पड़ता है। तो पीएचडी के लिए अगर आपको 40,000 फेलोशिप के लिए जाना है, मत जाइए, फ्यूचर में जाकर के दिक्कत होगी आपको, आपका पैसा नहीं खत्म हो जाएगा। पर आपको पीएचडी अगर आप पैशनेट है, आप पीएचडी को लेकर के आप पैशनेट है तो आप पीएचडी के अंदर जरूर जाइए। इसके अलावा अपने 2 से 3 पॉइंट और रहते हैं। हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, ये अपडेट आपको कहां मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये अपने सारे पॉइंट ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं देख लेता हूं कुछ रह गया हो जो मैंने डिस्कस नहीं किया हो, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, तो मैं इसको क्रैक करूं तो अगर आप एमएससी के बाद आप 1 से सवा साल अपनी तैयारी में लगाएं, जेआरएफ की तैयारी अच्छे से करें, तैयारी करने के बाद जेआरएफ को साइड में रख दें, नेट के एग्जाम को साइड में रख दें। नेट का एग्जाम सिर्फ 2 बार होगा साल में, वो भी फेयरली तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो श्योरिटी नहीं है कि आप जेआरएफ निकाल लेंगे, तो आपको बाकी एग्जाम पे भी फोकस करना है। अगर आप पीएचडी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पीएचडी में कैसे इनरोल हो सकते हैं उस पर फोकस करना है, इंटरव्यू की स्किल डेवलप करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए तो आपको जॉब वाले फील्ड में ही ट्राई करना पड़ेगा, अगर नेट हो ना हो। जब आप साथ में काम कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, जेआरएफ पीएचडी कर रहे हो और अपनी जॉब कर रहे हो, तब आप में भूत सवार है कि मेरे को जेआरएफ करना है, तो आप साइड हसल के रूप में डेली 2-3 घंटे या फिर जब एग्जाम आता है तो 15 दिन ऐसे प्रिपेयर कर करके जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और ये चीजें डिफरेंट नहीं होती है। अगर आपको लगे सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर करना अलग है और गेट के लिए प्रिपेयर करना अलग है, किसी गवर्नमेंट जॉब फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करना नहीं अलग है, नहीं अलग है, ठीक है। सबके लिए सेम है, क्यों? फिजिक्स वो ही रहेगी, ठीक है। तो आपको फिजिक्स को बिल्कुल अलग करके नहीं चलना है कि वो फिजिक्स एक अलग है, ये फिजिक्स एक अलग है, नहीं, सारी की सारी फिजिक्स एक कॉमन है। तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। एक बार नेट का प्रिपेयर करने के बाद साइड में अपने आप जेआरएफ होता रहेगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। जो चलता है भगवान उसी को रास्ता देता है, ठीक है ना। देयर इज ए विल वेयर इज ए वे, जहां कोशिशें होगी वहीं आपको मंजिल मिलेगी। पीएचडी करने तो आप पीएचडी कीजिए। अब थोड़े से सिनेरियो आपको देखने पड़ेंगे, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका बेस्ट क्या निकल सकता है, उसका वरेस्ट क्या निकल सकता है, उसका सबसे अच्छा क्या हो सकता है, उसका सबसे बुरा क्या हो सकता है। दोनों चीजों को हमेशा एक्सेप्ट करके चले कि ये होगा तो भी मेरा है और ये होगा तो भी मेरा है। अगर आप दोनों चीजों को एक्सेप्ट करके चल सकते हैं तो आप उस चीज में काफी आगे जा सकते हैं। दोनों चीजें आपको एक्सेप्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना डिसीजन ले लीजिए, वो डिसीजन कभी भी गलत साबित नहीं होगा। अब बात आती है, जहां भी आपको जाना है ना, जिस भी फील्ड में जाना है, आप उसमें घुसो। एकदम से चीजें नहीं होती। अगर आपको ये लगता है आप जेआरएफ निकाल देंगे और आपकी सैलरी एकदम से बम्प करके 1 लाख रुपए होगी प्राइवेट फील्ड के अंदर, तो वह में ये छोड़ दो। मैंने भी जब स्टार्ट किया था इनिशियली, तो कह सकते हो आप 25 से स्टार्ट किया था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब से पहले मैं कहाँ था, मैं 50 to 60K के अंदर था, ठीक है। अब विद इन 2 to 3 years कहाँ होऊंगा वो अलग बात है। वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ होना चाहता हूं, उसके जितना बड़ा होना चाहता हूं उतनी बड़ी मेहनत लगेगी। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। फाइनल टारगेट जेआरएफ ना रख के जहां आपको पहुंचना है ना उस पर रखिए। पीएचडी में जाना है तो पीएचडी पे रखिए और जॉब में जाना है तो जॉब पे रखिए। पर सीएसआई नेट के ऊपर इतना टाइम बेकार मत कीजिए। इस एग्जाम को लेके इतने ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कि आपको सिर्फ एक एग्जाम दिखता है, आप बाकी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दे रहे हो, ठीक है। और अपना जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, अच्छा सपोर्ट आपने हमें प्रोवाइड किया है। अपने 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 881 के अप्रोक्स सब्सक्राइबर हो भी चुके हैं। तो आपको इस चैनल का कंटेंट वर्थ ही लगता है, ठीक है, और आपको मेरा नॉलेज वर्थ ही लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। प्रत्येक अपडेट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की हो, चाहे वो पीएचडी की हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के जो वीडियो है, कुछ टाइटल मैंने सोचे हैं, कुछ आप भी बता सकते हैं। सीएसआई नेट का क्रैश कोर्स शायद अपने लॉन्च कर देंगे अगस्त के लास्ट में, ठीक है, या अगस्त के मिड में। और वीडियो के टाइटल जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूं, पीएचडी वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये एक टॉपिक हो सकता है। आप कमेंट डाउन करके बताएं किस टॉपिक पे अगली वीडियो हो सकती है अपनी। आरपीएससी क्रैश कोर्स अगले वीडियो से शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो जो कंटेंट है वो आता रहेगा, पर ऐसे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। वीकली जॉब अपडेट्स, ये भी हो सकता है कि डेली के डेली तो अपने टेलीग्राम पे डालते रहें, और जब वीक का एंड होता है, मतलब मान लो संडे को थोड़ा टाइम मिलता है,
तो संडे को मैं एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं उस वीक की सारी जॉब डिस्कस कर दूं कि यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ये कर सकते हैं। पीएचडी एंड इट्स डिफिकल्टी, कि पीएचडी के अंदर ये डिफिकल्टी होती है, उसकी अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल जो है वो पीएचडी कर रहा है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बीआरसी में भी है, आईआईसी बेंगलोर में भी है, तुम्हारा पीआरएल अहमदाबाद के अंदर भी है। ठीक है, आरआरआई के अंदर भी है, आरआरआई बेंगलोर के अंदर भी है। ठीक है, तो उनसे भी अपना इंटरेक्शन वीडियो चाहिए तो आप वो भी अपलोड क्या बोलते हैं अपडेट कर सकते हैं कमेंट के अंदर, वहां से अपने ट्राई करेंगे कि उनके साथ आपका एक इंटरव्यू करवा दिया जाए। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए इतना ही था, कोई भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया है। और एक पॉइंट इसके अंदर ये भी हो सकता है, एक नया टॉपिक ये भी हो सकता है जो आपने डिस्कस नहीं किया, पीएचडी वर्सेस बीएड। ये अनरेटेड टॉपिक लगता है आपको, पर ये अनरेटेड टॉपिक है नहीं, ये ध्यान रखना। ये शायद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है। ये आपको जब पता लगेगा इस पॉइंट का, जब आप बीएड करके पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम निकाल लोगे कहीं पे। ठीक है, तो इस वीडियो में अब इतना ही था, और इस वीडियो में सिर्फ एंड इतना ही कहना है कि सीएसआई नेट है, ठीक है, पर सीएसआई नेट ही सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आप अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा दे। ये एज 30 तक ही आपका प्राइम टाइम होता है। ठीक है ना, आप अपना 200% दे पाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा पाते हैं। तो सिर्फ सीएसआई नेट के पीछे मत भागिए। ठीक है, उन चीजों से बाहर आइए, जो आपका फील्ड है, जहां आपको जाना है, उस चीज पे नजर बनाइए और उस चीज के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, सीएसआई नेट से बाहर आएं और करियर में आगे बढ़े। ठीक है, अच्छे मोटिवेशन के साथ पढ़िए, अच्छे डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। आप एक मोटिवेशन के साथ चीजें स्टार्ट करेंगे, फिनिश एक डिसिप्लिन से ही करेंगे। मैंने यूट्यूब स्टार्ट मोटिवेशन से किया है, पर ये चलता मोटिवेशन से नहीं है, ये चलता डिसिप्लिन से। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।